इसका मास 5 है, इसका मास 3 है। यहाँ म्यू की वैल्यू 0.3 है, यहाँ म्यू की वैल्यू 0.2 है। यहाँ से कितना फोर्स लगाएं, दीवार है, ये वॉल है, find minimum F such that all blocks remain in equilibrium। ये F नॉर्मल प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल F की वैल्यू नॉर्मल होगी। अब देखो लॉजिकली, या ये इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकते, या इनके बीच में इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही नहीं है। सोच के समझ के बताइए, इसको बैलेंस कौन करेगा, क्या होगा, कैसे होगा? भाई देखो, 5 किलोग्राम वाले को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए फ्रिक्शन चाहिए ऊपर, 5G नीचे, और इस वाले को ऊपर बनाए रखने के लिए फ्रिक्शन चाहिए ऊपर और 3G नीचे। इसका मतलब F2 इधर लगेगा, इधर से F, इधर से N1, इधर से N1, इधर से N2। अब लॉजिकली चेक कीजिए, ये इक्विलिब्रियम में रहे तो F1 बराबर F2 प्लस 5G होना चाहिए। F2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 3G होनी चाहिए, है ना? अब बताइए बरा कि ये पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल। N1 N2 F तीनों एक ही है। ये वाला इक्विलिब्रियम में रहे तो F2 की वैल्यू 3G होनी चाहिए। उसके लिए फिर F1 की वैल्यू चेक कर लो, लिमिट के अंदर आती है तब तो ठीक है, लिमिट के अंदर नहीं आती तो गड़बड़ है। क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, और अगर रहेगा तो कितना कम से कम फोर्स F चाहिए? इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलते हैं। चलो जल्दी से फटाफट बता दो। फॉर इक्विलिब्रियम F2 की वैल्यू 3G और F2 किसके कम होना चाहिए? 0.2 इंटू N से छोटा होना चाहिए F। तो 3G लेस देन 0.2 टाइम्स F, तो F ग्रेटर देन इक्वल टू आना चाहिए 15G। ठीक है, इसके लिए F1 F2 की वैल्यू ले ली, 3G है इक्विलिब्रियम में, तो F1 इज इक्वल टू 8G। F1 इक्वल टू 8G हो गया ना। F2 3G होगा इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, F2 की वैल्यू 3G रखनी पड़ेगी, इक्विलिब्रियम में रखना है इसको। तो F2 3G प्लस 5G, तो F1 की वैल्यू 8G, और F1 हमेशा किससे छोटा होगा? 0.3। दे देना। तो पढ़ाई पे ध्यान दो प्रियांशु, वीडियो ऑन ऑफ करके कुछ नहीं होगा। एट जी लेस देन 0.3 इंटू F, F की वैल्यू हो गई 8/80/3G। ठीक है, कौन सा F लेंगे? 15G से बड़ा होना चाहिए F की वैल्यू। हाँ, दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करो, मैं दोबारा रिपीट करता ही करता हूँ, पहले तो सॉल्व कर लेने दो। अब अगर चेक किया जाए, ये वाला ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रहा, ये वाला इक्विलिब्रियम में रहा, FBD समझ में आया सबको? इस वाले भाई को इक्विलिब्रियम में रहना है तो वेट नीचे लगना है, तो F2 ऊपर लगना चाहिए। इस वाले भाई को अगर चेक किया जाए तो 5G नीचे तो F1 ऊपर F2 नीचे। ध्यान दिया? पहले वाले के इक्विलिब्रियम को चेक कर लिया, पहले वाले के इक्विलिब्रियम के लिए F2 की वैल्यू 3G के बराबर होनी चाहिए। F2 बराबर 0.2 N, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इनटू N से कम होती है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन है, चल तो रही नहीं बॉडीज, तो म्यू इनटू N से कम, तो 3G शुड बी लेस देन 0.2 F।
एफ ग्रेटर देन इक्वल टू 15 जी। 15 जी से बड़ा होगा तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इधर F1 बराबर 8 जी फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स F2 और 5G को बैलेंस करना चाहिए, और F2 को बैलेंस करने के लिए F2 की वैल्यू 3G के बराबर होगी। F1 शुड बी लेस देन 0.3 n, 8G लेस देन 0.3 टाइम्स कैपिटल F ही नॉर्मल है, तो F की वैल्यू आ गई 80/3G। 80/3 मतलब हो गया 3 दूनी 6। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर जो N1 है उसकी वैल्यू F है ना, लेकिन ग्राउंड जो सरफेस N2 है N2 दे रहा है ना, तो फिर F कैसे हो गया? इसकी वैल्यू भी तो N2 की वैल्यू F ही होगी। ये वाला ब्लॉक कहीं जा रहा है दाएं बाएं, किधर जा सकता है, ऊपर नीचे जा सकता है, आ गया आ गया। तो N1 की वैल्यू क्या हो गई F। ये ब्लॉक दाएं बाएं जा सकता है, तो नो। N1 की वैल्यू, तो N1 N2 F तीनों बराबर नहीं है। यस आया समझ में? यस सर। अब इसकी फ्रिक्शन F2 हो गई, इसकी फ्रिक्शन F1 हो गई। अब F2 F1, अब इस वाले को इक्विलिब्रियम में रखना है तो F2 की वैल्यू को किसको बैलेंस करना पड़ेगा? 3G। तो F2 की वैल्यू स्टैटिक है, 3G के बराबर है, और हमको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन किससे कम हो सकता है? लिमिटिंग से कम हो सकता है, तो लिमिटिंग 15G यहाँ से निकल गया। इस वाले के लिए इक्विलिब्रियम में रखना है तो इसको F1 को 5G और F2 दोनों को संभालना है, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? F1 बराबर 5G प्लस F2, तो F1 बराबर 8G, और F1 किससे छोटा सकता है? म्यू इंटू एन से, 0.3 इंटू एन, 0.3 इंटू एफ, तो F की वैल्यू 80 26.67G। बात समझ में आई? देख लीजिए, ये 15G से बड़ा होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, ये 26.67G से बड़ा होना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। अच्छा, इसी जगह में बदल देता, इसको करता 0.2। अगले क्वेश्चन में मैं इसको सेम रखता, ये 5 होता, ये 3 होता, यहाँ म्यू की वैल्यू 0.3 होती, और यहाँ म्यू की वैल्यू 0.2, तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता? चेक कीजिए, बताइए कितना कम से कम फोर्स लगाएं जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। चलिए बताइए भाई, जल्दी फटाफट करिए, अभी मुझे कई चीजें, मोमेंटम वाला पोर्शन भी हल्का फुल्का डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी से, मोमेंटम वाला पार्ट भी डिस्कस करना है। क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा?
क्या इक्विलिब्रियम में रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल पॉसिबल है कि रह सकता है। अब ये 3 का, ये 2 का, 3 का ये 5 का ले लिया, उल्टा ले लिया। 0.2 0.3। अब इसको चेक कर लो। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर ऐसी कंडीशन ना फॉलो हो पाए कि फ्रिक्शन की वैल्यू इससे बड़ी हो कम हो, तभी इक्विलिब्रियम में रहे भी नहीं। अगर इनमें से एक भी म्यू गायब हुआ तो फ्रिक्शन कभी इक्विलिब्रियम में रहेगा ही नहीं। अगर इनमें से कोई भी एक म्यू गायब हो गया तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकती। तो घर पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको करिएगा। 3 और 5, 0.2 0.3, बाद में डाटा चेंज कर लीजिएगा, 0.2 0.3 कर लीजिएगा, ठीक है। कई बार क्या करता है, दीवार पे चलाता है फोर्स लगा करके। ये दीवार है, तो दीवार पे वो परपेंडिकुलरली फोर्स लगा करके वेट लग रहा होता है नीचे, और ये कुछ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चलने लगता है। एफ। तो पूछता है कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, तो ये कुछ तिरछा जाएगा नीचे। अगर फोर्स लगा दिया जाए सिस्टम के ऊपर तो तिरछा जाएगा और फ्रिक्शन इसके पीछे की तरफ आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस ब्लॉक के ऊपर एफ और एम जी नीचे लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये तिरछा जाएगा और फ्रिक्शन इसके पीछे की तरफ लगेगा। एन, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन की वैल्यू वही म्यू इंटू एन लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी देता है तो घबराना नहीं है। अगर वो ये दीवार रखी हुई है, इस दीवार पे ये इसको पहले बैलेंस कर रहा था इक्विलिब्रियम के लिए, अब उसको थोड़ा तिरछा चला रहा है यूं, तो इसके लिए एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, वर्टिकल फोर्स। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का ये कंपोनेंट लेके जाएगा इसको नीचे, फ्रिक्शन इसके पीछे लगेगा। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें 3D के तरीके से पूछ सकता है, तो घबराइएगा नहीं। अब जरा मोमेंटम वाला थोड़ा एक दो प्रॉब्लम और भी कॉम्प्लेक्स वाली हम लोगों ने नहीं की, तो मैंने बताया था कराएंगे। चलो देखते हैं, ये निकालना है सबको। एक प्रॉब्लम कर लोगे फिर हमेशा के लिए गड़बड़ी खत्म। ये वाली कराई थी ना, विदाउट फ्रिक्शन कराई थी। अब देखो जहां जहां पूरी प्रॉब्लम से फ्रिक्शन ऐड हो जाएगा तो प्रॉब्लम बदल जाएंगी, नॉर्मल निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। मुद्दे की बात तो ये है। 10 5, म्यू बराबर 0.2, म्यू बराबर 0.2। करो सॉल्व, एफबीडी बनाओ, सॉल्व करो, एक्सलेशन निकालो, इसका एक्सलेशन इसका एक्सलेशन, रिजल्टेंट निकालिए। चलिए एक प्रॉब्लम कर लीजिए अच्छे से, फिर मैं कर दूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब पिछली वाली प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल पहले बताया था, ये अगर ए से जाएगा तो ये इसके रिस्पेक्ट में 2a से नीचे जाएगा, तो कंस्ट्रेंट लग गई। फ्रिक्शन फ्रिक्शन कहाँ लगेगा ध्यान रखना है। तो क्रॉस फ्रिक्शन सोचना है कि इस पे किधर लगने वाला है, अप्लाई कर दीजिए, फटाफट निकाल लीजिए, देखिए क्या वैल्यू आ रही है। हम्म मैं भी पैरेलल में करते रहता हूँ, बाकी लोग अपना अपना दिमाग से सॉल्व करते रहिए।
अब जबरदस्त इक्वेशन बनते हैं, फ्रिक्शन के ऐड होते ही कहानी में ट्विस्ट। जबरदस्त कॉम्प्लेक्स, ये कुल मिला के ठंडे दिमाग से बैठ के आराम से सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम। शूडो फोर्स 10A और साथ साथ फ्रिक्शन। हे राम, बहुत मुश्किल काम। हाँ, अब ये सब आपस में गुथी हुई इक्वेशन है। 4 इक्वेशन बनेंगी, 4 अननोन बनेंगे, चारों सॉल्व करने हैं, आंसर निकालने, लंबे चौड़े काम के काम। ठीक है, इसके लिए देखिए 10G माइनस टी माइनस F1 बराबर 10 इंटू ए डैश दैट इज 2A। ए डैश बराबर 2A, हमने इसके बारे में पहले बात की। इसके लिए n बराबर 10 है, F1 बराबर 0.2 इंटू n दैट इज 0.2 इंटू 10 है, 2A हो गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई 10G माइनस टी माइनस 2A इज इक्वल टू 20A। तो 10G माइनस टी इज इक्वल टू 22A, फर्स्ट इक्वेशन। और n की वैल्यू जरूरत पड़ेगी अभी। अब आती है इस वाले भाई की बारी। मेहनत का काम ध्यान दीजिएगा। n डैश प्लस F1 इज इक्वल टू t प्लस 5G। तो n डैश इज इक्वल टू t प्लस 5G माइनस F1 की वैल्यू कितनी आ रही है? F1 की वैल्यू आ रही है, F1 की वैल्यू 2A। F2 बराबर 0.3, 0.2 ही है, 0.2 n डैश। तो F2 की वैल्यू हो गई 0.2t प्लस G माइनस 0.4A। ये F2 की वैल्यू है। अब इक्वेशन इसके लिए लिख लो, 2t माइनस n माइनस F2 बराबर 5 इंटू ए। बहुत मेहनत वाला काम होता है बच्चों। ये प्रॉब्लम पूरी फिजिक्स की लॉज ऑफ मोशन की कंप्लीट प्रॉब्लम है। इसमें सब कुछ ऐड हो रहा है, सब कुछ निकल रहा है। 2t माइनस एन माइनस F2 बराबर 5 है। तो 2t माइनस एन की वैल्यू 10 है, माइनस F2 की वैल्यू 0.2t प्लस G माइनस 0.4A बराबर 5 है। इसको भी t और इसको भी t के फॉर्म में ले आए, दोनों को सॉल्व किया, इक्वेशन बन गई 2t माइनस 0.1.8t माइनस 10A। हे राम, बहुत मेहनत, 15 हो गया क्या? माइनस F2 माइनस G माइनस G और 10 प्लस 15 हो गया, 15 में से गया 4, 14। कैलकुलेशन देख लीजिएगा अपनी। सेकेंड इक्वेशन, बहुत मेहनत का काम है, ध्यान रखिए। ये इक्वेशन सॉल्व की, t निकला, a निकला, फिर बाकी जो वैल्यूज पूछना है वो निकला। F2 म्यू इंटू एन डैश। F2 इस जगह फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा? म्यू इंटू एन डैश निकालो। एन डैश प्लस F1 बराबर t प्लस 5G। एन डैश बराबर t प्लस 5G माइनस 2A। और F2 किसके बराबर होगा? म्यू इंटू एन, 0.2 एन डैश, है ना? देख लीजिए।
एक बार अपने तरीके से समझ के आराम से कीजिए। ये एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि आप करना क्या चाहते हैं। आप करना चाहते हैं फ्रिक्शन विक्शन ऐड वैड, वही पुराना नियम। तो ये प्रॉब्लम जो है वो अपने आप में कंप्लीट प्रॉब्लम है। इसमें सब कुछ देखने को आपको मिल रहा है, फ्रिक्शन विक्शन दिस दैट। तो जहां भी फ्रिक्शन आ गया तो फ्रिक्शन की वजह से नॉर्मल निकालना मजबूरी हो गई। अब बिना नॉर्मल निकाले आगे नहीं बढ़ सकते, बिना नॉर्मल के। अब ये नहीं कि म्यू इंटू एन, एन का मतलब हो गया 5G 2G, नहीं 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 नहीं। उस सिंपल केस में जब जमीन पे रखा है तो वेट mg के बराबर, इंक्लाइन पे रखा है तो mg cos थीटा के बराबर। हर केस में नहीं होता है वो, तो कुल मिला के फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। ठीक है, तो इसमें लिमिटिंग विमिटिंग चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें सीधे वैल्यू पुट करनी। तो अब आप देखिए, दो बॉडीज ली, 5 kg वाली और 10 kg। किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू 5। दोनों को देख लिया, देख लीजिए, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सॉल्व किया, आंसर घर पे सॉल्व कीजिएगा बैठ के। चलिए एक और कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स। ये आप लोगों को निकालना है। शूडो भी लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा, दिस दैट सब। ये जाएगा पीछे ए से, ये इसके रिस्पेक्ट में ए डैश है, नीचे उतरेगा। अप्लाई कीजिए, बताइए, चलिए करिए। तो थोड़ा सा मोमेंटम का डिस्कशन कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं होती है, आराम से ठंडे दिमाग से बैठ के एक एक कोर्स देख के। इनमें कोई जल्दीबाजी कभी मत कीजिएगा। फ्रिक्शन ऐड हो गया, इसका मतलब प्रॉब्लम्स हो गई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स। और यहाँ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन होती है। मैं बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ इस चीज को, तो ध्यान रखिएगा। तो सिंपल कनेक्टेड मोशन थी कि एक के पीछे एक चल रहे थे कतार में, तो वहां लगाए थे तो म्यू एम जी कॉस थीटा। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फ्रिक्शन कायदे से फोर्स है तो बहुत सिंपल था म्यू इंटू एन का, लेकिन बहुत ज्यादा झंझट क्रिएट कर देता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो सकती है। ये लेंदी है। कुल मिला के मुद्दे की बात ये है कि आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से करते रहो, अपना अपना करते रहो, आंसर दो। अभी तक आंसर आया नहीं है, मैं तब तक अपना प्रैक्टिस अपने आप प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, ठीक है। और नहीं हो तुरंत तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, घर पे आराम से बैठ के इन सब क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा।
बहुत मेहनत वाला काम है, समझिएगा मैंने क्या लिखा है। इसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? 10 विद रिस्पेक्ट टू 5। सारे फोर्स रिजॉल्व किए, शूडो वूडो लगाया। पहले फोर्स समझ लो, 10 जी डाउनवर्ड, फ्रिक्शन ऊपर, नॉर्मल इधर, शूडो पीछे, एक्सेलरेशन इधर है। ठीक, सबको रिजॉल्व किया। 10 ए को 10 8 ए 6 10 जी 8 जी 6 जी, नॉर्मल की वैल्यू n+8 ए बराबर 6 जी। फ्रिक्शन म्यू इनटू n 0.2 इनटू n। फ्रिक्शन आ गया, इक्वेशन लिख दी, नीचे जा रहा है 8 जी + 6 ए - f बराबर m है। f की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इस वाले ब्लॉक के लिए आ जाइए, वर्टिकल में कहीं जा नहीं रहा तो n डैश बराबर दिस प्लस दिस प्लस दिस। n को रिजॉल्व कर लिया, f को रिजॉल्व कर लिया। फ्रिक्शन लगेगा ना, इस पे फ्रिक्शन ऊपर, इस पे फ्रिक्शन नीचे, इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। n डैश वर्टिकल फोर्स अपवर्ड, दिस एंड दिस को बैलेंस करेगा, 5g। n डैश मिल गया। अभी पीछे जा रहा है तो क्या हो जाएगा, 4/5n - 3/5f - f डैश बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। 4/5n - 3/5f - 0.μ इंटू n बराबर 5 है। किसने किसने ये इक्वेशन सही लिखी है? देखो, इनको सॉल्व करने में 15 मिनट तो टाइम लगता है, 10-15 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से लगता है शुरू में। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि पूरी कॉम्प्लेक्स, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एक बार में नहीं आएगी, अगर आई भी तो एडवांस में आ सकती है। प्रॉब्लम टफ नहीं है, ये प्रॉब्लम लेंदी है, लंबी है। लेकिन कौन सी मैम है? 12th मेडिकल टारगेट। एक मिनट बच्चों, होल्ड करना। ठीक है बच्चों। बड़ी झंझट है। क्या कह रहे हो दलिशा? मैं भी वो मैम को ग्रुप एडमिन बनाया था मेडिकल टारगेट। बताओ बच्चों, क्या कह रही थी दलिशा? फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? ठीक है ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में पूछ रही है दलिशा, है ये बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है इनमें। इतना ये नहीं कि बहुत इजीली हमने पुट किया और आंसर आ गया, नहीं नहीं नहीं। जहां पर फ्रिक्शन लगा वहां पर मेहनत का काम चालू हो गया।
पिछली वाली प्रॉब्लम को देखो, फ्रिक्शन समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्शन कोई बात नहीं, ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में नीचे सरकता हुआ जाएगा, ये नीचे की तरफ सरकता हुआ जा रहा है। तो मान लो ये गणेश जी नीचे की तरफ सरकते हुए जा रहे हैं, तो गणेश जी पे किधर फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर की तरफ, और इस पे किधर फ्रिक्शन लगेगा, नीचे की तरफ। ओके ओके, गड़बड़ कर दी हम लोगों ने, हाँ इस पे ऊपर दिखा दिया ना, ये F1 ऊपर लग रहा है, इस पे यहाँ, यही तो गड़बड़ हो गई, ये F1 नीचे आएगा। ये मिस्टेक हो गया, देखो ना, इस पे फ्रिक्शन ऊपर दिखाया है, तो इस पे फ्रिक्शन नीचे की तरफ आएगा ना, सारी इक्वेशन ही गड़बड़ हो गई। चलो माइनस कर लो, माइनस F1, ठीक है, n डैश माइनस F1, हाँ ठीक है, n डैश बराबर t प्लस 5, एन F1 की वैल्यू 2 आ रही है ना, F1 की वैल्यू 2 है, तो प्लस 2, कोई नहीं, बस वही हो गया, F2 पुट कर दिया, सारी वैल्यूज पुट कर, ठीक है ना, बस अंतर ये आ गया फ्रिक्शन की डायरेक्शन का, ध्यान नहीं दिया हम लोगों ने, है ना भाई। इस पे ऊपर लगेगा तो इस पे किधर लगने वाला है, नीचे की तरफ। इस पे चेक करो, ये ब्लॉक दे रखा है, तो ये नीचे की तरफ सरकेगा इसके रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन ऊपर, और इस नीचे वाले पे फ्रिक्शन किधर लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स दोनों पे लगता है, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन दोनों पे लगता है, और जमीन पे जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मिलेंगी आपको, किताब उठाएंगे तो आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं कि नहीं है, किताबें खोलेंगे तो आपको बस वही लॉस पे चलेंगी, सारे फोर्स शो करो, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, जहाँ जहाँ जो जो टूल यूज करते बने वो टूल यूज कर लो, घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक और टफ वाली प्रॉब्लम देता हूँ मैं, घर पे करिएगा, ये वाली कराई थी ना मैंने, और चाहो जितना भी इसमें टफनेस कर सकते हो, बस सब कुछ ऐड कर दिया, बस फ्रिक्शन की वैल्यू दे देगा, 10 ले लिया, 5 ले लिया, तो चलो 53 डिग्री ले लिया, ये 5 kg का ले लिया, यहाँ म्यू बराबर, चलो ये भी 0.2 ले लो, यहाँ भी म्यू बराबर 0.2 ले लो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दोनों जगहों पे 0.2 0.2, इसको सॉल्व करना। देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मुझे सॉल्व करने में लग जाएगा टाइम, और मैं टाइम चाहता नहीं कि फालतू में कैलकुलेट करूँ, अब इक्वेशन लिखना मेन काम है, अब इनको सॉल्व करने के लिए शूडो की डायरेक्शन सोचो जरा, ये वाला ब्लॉक किधर जा रहा है, इसको देख रहा है, ये वाला ब्लॉक पीछे की तरफ जा रहा है, जब जो मैं हूँ इसके ऊपर खड़ा हुआ, तो शूडो फोर्स क्या होता है, तुम्हारा मास मेरा एक्सेलरेशन, तो तुम्हारा मास है 10, मेरा एक्सेलरेशन है a, तो मास इंटू 10 a, किधर लगेगी, मैं जा रहा हूँ इधर मेरे अपोजिट, जैसे इस केस में देखो, ये वाला ब्लॉक इधर जाएगा ए से, तो इसके रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो शूडो किधर लगाएंगे, 10 a, मैं ये किधर जा रहा है इससे लेना देना नहीं है, तुम्हारा मास मेरा एक्सेलरेशन, मैं आगे जाऊंगा तो 5 kg से 10 kg को देख रहा हूँ मैं, तो 5 kg आगे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन से, तो इस पे शूडो किधर लगाना पड़ेगा, मतलब इनफैक्ट मैं इस पे खड़े होकर किसी भी ब्लॉक को देखता हूँ तो शूडो सब पे एक ही डायरेक्शन लगेगा, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हुआ क्यों भाई, यस है ना। एक बार इसका एफबीडी बनाओ सब लोग, चलो फ्रिक्शन विक्शन लगा के इसका एफबीडी बनाओ जल्दी फटाफट, सभी लोग। एफबीडी में बना देता हूँ, देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस एफबीडी के लिए। देख लीजिए, ये नीचे की तरफ जाएगा ए डैश बराबर 2a से, ये इधर की तरफ जाएगा ए से, इधर ए से जाएगा तो इस पे छूड़ो, पीछे की तरफ लग जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो थोड़ा सा फ्रिक्शन को सॉल्व करते थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाए रखना है कि कैसे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन लगने के बाद बस आप ये समझ लीजिए कि अगर सिंपल प्रॉब्लम बनाना चाहेगा तो सिंपल पूछ लेगा, अदरवाइज इस पे जितनी चाहे उतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है वो। अब जैसे ये जो एक प्रॉब्लम है ना, ये अपने आप में कंप्लीट प्रॉब्लम, इसमें सब कुछ है। टेंशन टू, इस पे टेंशन नहीं लगाया, सॉरी, टेंशन लगेगा, वेट वोट ये वो। अब इस एन को रिजॉल्व करो, फिर इसको रिजॉल्व करो, ये इधर लगेगा, इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, ये इधर लगेगा, इसको रिजॉल्व करोगे, फिर नेट फोर्स, टेंशन, टेंशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इस वाले टेंशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स। इन इक्वेशन जितनी भी आज मैंने बताई हैं, इन चारों पांचों को आज घर पे बैठ करके ठंडे दिमाग से इक्वेशन बना बना करके एक जगह से निकाल के वैल्यू दूसरे में पुट करके, इनका कोई तरीका नहीं है, नियम वही चल रहा है ना। देखिए क्या, नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, हल्का फुल्का छूटो फूटो, हल्का फुल्का चीजें ऐड होने लगी, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट, फ्रिक्शन विक्शन। तो जब सारी चीजें ऐड हो जाती है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है टफ। एक के ऊपर एक दूसरे ब्लॉक रखे हुए हैं, ये रखा हुआ है, यहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है। तो इनके ऊपर जब भी कभी डिस्कशन करें तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप न्यूमेरिकल को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आज तो हमने मोमेंटम डिस्कस ही नहीं किया, तो टाइम भी, मोमेंटम को डिस्कस करने के लिए पूरा टाइम चाहिए ना, एक दिन का कम से कम। चलो एक काम करेंगे, इसको लास्ट डे डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन तो आएगा नहीं। कल से डाउट शुरू करेंगे, बीच बीच में मोमेंटम वगैरह वाला पार्ट में डिस्कस कर लूँगा, ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा लगभग लगेगा, इसको हम डिस्कस कर लेंगे, वैसे आएगा नहीं है। मोमेंटम, कोलिजन और सेंटर ऑफ मास, ये सब चैप्टर एक साथ पढ़ने वाले हैं। वेरिएबल मास, वो वर्क और एनर्जी, सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। चलो तब तक एक आध दो प्रॉब्लम और कर लेते हैं, शाम को और भी एक आध दो क्लास रहती है बेटे। जिस दिन मैं चलो फ्री होऊंगा तो मैं क्लास ले लूंगा शाम को, ठीक है ना, एक दिन एक्स्ट्रा ले लूंगा, चिंता मत करो, अलग से मोमेंटम के लिए, जब मेरा वो हो जाएगा कि भाई लग रहा है कि अब कर ले ही लिया जाए। लेकिन कल से क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करना शुरू करेंगे, ठीक है ना, मोमेंटम डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो अपनी डीसी पांडे पहले सॉल्व कर लीजिए सभी लोग, मोमेंटम वाला पार्ट नहीं भी आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं, ज़्यादा है भी नहीं उसमें वैसे, भाई dp बाई dt कुल मिलाकर यही है, F इज इक्वल टू dp बाई dt, इस इक्वेशन पे सारा गेम है। डेल्टा p बराबर एफ डी टी, हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में बात कर रखी है, लेकिन जानकारी के लिए इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, ये वैल्यू क्या है, वो वैल्यू क्या है, इनके बारे में जानकारी रखनी जरूरी है। चलो देख लेते हैं, चलो थ्योरी तो डिस्कस कर ही लेते हैं, अभी टाइम है थोड़ा बहुत, मोमेंटम और थोड़ा बहुत कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। मोमेंटम P बराबर एम वी, हमने इसके बारे में बात कर रखी है, √2m के, इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है ना हमने, ग्राफ ऑफ F एक्सटर्नल होता है dp बाई dt, यानी dp इज इक्वल टू एफ डी टी का इंटीग्रेशन। ग्राफ पूछे तो p वर्सेस t के ग्राफ में स्लोप फोर्स होता है, f वर्सेस t के ग्राफ में एरिया एफ डी टी किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के लिए।
एफ एवरेज निकालने के लिए बोले तो एफ डी टी का इंटीग्रेशन अपॉन डेल्टा टी, या एरिया। इसमें सर हाँ थोड़ा सा पेज साइड कर लीजिए। तो एफ एवरेज पूछ ले तो एफ एवरेज निकाल लीजिए। तो ये इस जानकारी के ऊपर काम करने की बात है। अब इसी के ऊपर तमाम चीजें पूछ लेगा, चेंज इन मोमेंटम, कंजर्वेशन। एफ एवरेज पूछे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, दैट इज P2 माइनस P1 बाई डेल्टा टी, मैथमेटिकली आगे बढ़ जाएंगे। या M V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा टी, मैथमेटिकली आगे बढ़ने को बोले तो F बराबर dP बाई dt, दैट इज M dV बाई dt प्लस V dm बाई dt। मोस्टली ये जीरो रहेगा, लेकिन आगे इसका काम आएगा, इसको वेरिएबल मास के तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इस इक्वेशन पे काम करेगा। रिकॉइल वेलोसिटी गन 1 इतने से जा रहा है, मोमेंटम कंजर्व करा दिया, या रोकना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इम्पल्स क्या है। इम्पल्स क्या चीज़ है? इम्पल्स कुछ नहीं, एक ऐसा फोर्स, कुल मिला के फोर्स अगर किसी टाइम तक काम करता है तो चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। फोर्स अगर किसी टाइम तक काम करता है तो वो चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? अगर फोर्स कुछ देर तक काम करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? मोमेंटम को चेंज करने का काम करेगा। तो अगर मुझे इस फॉर्मूले के बारे में पता है तो इस फॉर्मूले के बेस पे हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक इम्पल्स एक चीज है। इम्पल्स क्या है? ऑल ऑफ सडन विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो चेंज इन, अब जैसे मैं इसको देखूं, धीरे धीरे फोर्स लगाऊं तो इसका मोमेंटम चेंज होता रहेगा। एक और तरीका है, मैंने अचानक से, सॉरी भगवान जी को मारना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी बताना है तो तरीका ठीक है, ये देखते हैं। एक धीरे धीरे फोर्स लगाया, आगे बढ़ा, अचानक से मैंने एक बार की तेज फोर्स लगा दिया, इसने मोमेंटम दे दिया कि नहीं दे दिया? तो ऐसे फोर्सेस जो ऑल ऑफ सडन चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस करते हैं वो कहलाते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स वर्ड कुछ भी कहे तो इम्पल्स कुछ नहीं है, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। शॉर्ट इंटरवल लार्ज वेरिएबल forces provide net change in momentum, known as impulsive। अचानक से हथौड़ा मार दिया, बिलियर्ड बॉल को स्टिक से मार दिया, known as impulsive force। and due to force change in momentum is equal to impulse। तो impulse होता है J is equal to P2 minus P1 that is equal to F dt का इंटीग्रेशन। दोनों तरीकों से यूज करेंगे, चेंज इन मोमेंटम के तरीके से भी, मैथमेटिकली भी। वेरिएबल फोर्स दे रखा है F वर्सेस T, तो एरिया है इम्पल्स। इसका काफी यूज करेंगे हम सेंटर ऑफ मास वाले पार्ट में, कई जगहों पे यूज होगा एंगुलर इम्पल्स इम्पल्स के तौर पे। तो इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम है। सब इस केस में देखो, एक बॉल आई और वापस लौट गई, m मास की बॉल वेलोसिटी v से आई और v से लौट गई, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आया? 2mv। क्यों भाई? P1 था प्लस mv, P2 था माइनस mv, तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स की वैल्यू कितनी आई? 2mv। अगर मान लीजिए बॉल को तिरछा फेंक दें तब चेंज इन मोमेंटम 2mv इसके cos दो theta। कंपोनेंट, ये वाला ये वाला तो बदल ही नहीं रहा है, ये वाला बदल रहा है, ये v परपेंडिकुलर ले लो, तो डेल्टा p बराबर 2mv परपेंडिकुलर चेंज इन मोमेंटम। या मैथमेटिकली आगे बढ़ जाओ, एफ डी टी का इंटीग्रेशन, तो मैथ के तरीके से। तो कल इसके ऊपर कुछ हल्का फुल्का हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर, ठीक है? तो घबराना नहीं है, इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया लेके चलेंगे एफ बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के ऊपर। कुल मिला के थ्योरी यही है, ठीक?
तो इस थ्योरी को देख लेते हैं, कल से न्यूमेरिकल वगैरह अपनी डीसी पांडे स्टार्ट कीजिए, शुरुआत से जो चीज नहीं आती वो डिस्कस करेंगे, इनके भी क्वेश्चन वगैरह एक बीच बीच में एंट्री करके डालते रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये आएगा नहीं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कोलिजन, मगर आएगा भी तो हल्का फुल्का पूछ लेगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम कितना है, इम्पल्स कितना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, यस सर। बात समझ में आ गई मेरी। यस सर। अब कृपा करके कंप्लीट कर लीजिए, कल से डाउट्स वगैरह डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि आजकल क्या है, आज बुधवार है, बृहस्पति शुक्र 2 दिनों में हो जाएगा, नहीं तो शनिवार है ही, संडे है ही, संडे का दिन भी ओवर पीरियड है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी संडे को लंबी क्लास ले लेंगे डाउट्स के लिए, ठीक है। तो कृपा करके पहले टॉपिक कंप्लीट कीजिए, टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर उसके डाउट्स पे आइए। फिर जो जो चीज़ें हल्की फुल्की चीज़ें अगर मुझसे मान लो मिस भी हो रही होंगी तो क्वेश्चन देख के याद आ जाएगा, मैं बता दूंगा। डन, ठीक है बच्चों। यस कल सर। से टॉपिक यस सर। न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। और कोई भाई बात, क्या कह रहा है बेटे? कुछ नहीं, ठीक है, बाकी कल बच्चों। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर। सर। थैंक यू बच्चों।